देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर। अगर लोन पेयर अवेलेबल है, बेटा रिएजेंट के पास अगर लोन पेयर अवेलेबल है और वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो बेसिक कैरेक्टर भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी होगा। देखो उसका अंदर बेसिक कैरेक्टर भी होगा, वो बेस भी होगा और साथ साथ वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा बेसिसिटी है लोन पेयर डोनेट करना प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को। अगर हाइड्रोजन एटम को लोन पेयर डोनेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है कार्बन को तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो बेसिसिटी है बेटा, जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी में क्या होगा? लोन पेयर टू हाइड्रोजन, एटम। अगर कोई रिएजेंट हाइड्रोजन एटम को लोन पेयर दे रहा है तो वो है बेसिसिटी। अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है किसको? हाइड्रोजन एटम को। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? लोन पेयर डोनेट टू कार्बन। अगर लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट हो रहा है तो बेसिसिटी। अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है कार्बन को तो बेटा वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब देखिए रिएक्शंस के अंदर भी है, ये कार्बन है और कार्बन का ये बॉन्ड है किसके साथ? लिविंग ग्रुप के साथ। बेटा इसका बॉन्ड किसके साथ है? लिविंग ग्रुप के साथ है। ये लिविंग ग्रुप है, इसके साथ बॉन्ड है। अब आते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? कार्बन को। तो ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को भी लेकर जाएगा, जो बॉन्डिंग पेयर होगा उसको भी लेकर जाएगा। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है? कार्बन को। और जो लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है, जिसमें लिविंग ग्रुप का अपना भी इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है। तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? जो बॉन्डिंग पेयर होगा उसको लेकर जाएगा। और बॉन्डिंग पेयर कौन डोनेट करेगा इसको? लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। और उसके साथ ही बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन गया और प्लस लिविंग ग्रुप। बेटा ये लिविंग ग्रुप है। अब आते हैं, देखो ए एच और ए का बॉन्ड है ये। बेटा हाइड्रोजन और ए का बॉन्ड है ये, और ये बॉन्डिंग पेयर है। अब जो बेस है ये अटैक करेगा किस पर? हाइड्रोजन पे। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेकर जाएगा? ए लेकर जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्डिंग पेयर है वो ए लेकर जाएगा। जहां पे समझे हाइड्रोजन आयन होगा, ये हाइड्रोजन आयन है ये, क्योंकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए के पास चले गए। अब बेस क्या करेगा? बेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को, और बेस और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। देखो बेस और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया और जो ए है वो लीव हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है किसको? लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, किसको? हाइड्रोजन को। और ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर दे रहा है किसको? कार्बन को।
तो अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है हाइड्रोजन को तो ये बेसिसिटी है, अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है कार्बन को तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है। अब इनका आर्डर क्या होगा बेटा? आर्डर ये होता है कि कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है वो पैरेलल होते हैं, कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और कहाँ पे इनका रिलेशनशिप इमर्स भी है। जो बेसिसिटी है और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उनका जो आर्डर होता है वो डिफरेंट भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक आर्डर है और बेसिसिटी का दूसरा आर्डर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर atom are central is same। अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो सेम है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी, बेसिसिटी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखो जैसे CH3O बेटा ये नेगेटिव है, उसके बाद है OH ये भी नेगेटिव है, उसके बाद है CH3COO ये भी नेगेटिव। अब देखो इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, यहाँ भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर में भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम एटम है। CH3O में ऑक्सीजन है, OH में भी ऑक्सीजन है, CH3COO में भी ऑक्सीजन है, और वाटर में भी क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटा सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो आर्डर होगा वो सेम होगा दोनों। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी क्या होंगे? दोनों डिक्रीज होंगे इस तरह बेटा, दोनों मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, बेसिसिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो आर्डर है वो सेम है दोनों का। अच्छा, अगर पीरियड्स के अंदर इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट, पीरियड्स में जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एंड बेसिसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। दोनों क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। बोथ डिक्रीजेस as electronegativity of lone pair containing atom decreases। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी बेटा, लोन पेयर वाले एटम की इलेक्ट्रॉन जैसे डिक्रीज होगी, लोन पेयर कनेक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होगी, जो लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज होगी मगर
जो बेसिसिटी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मगर जो बेसिसिटी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो दोनों डिक्रीज होते हैं। सपोज करते हैं मीथेन, बेटा मीथेन है CH4 मीथेन, मीथेन से एक आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा CH3 नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये बेटा मीथेन से बना है, मीथेन से न्यूक्लियोफाइल बना है, ये मीथेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अमोनिया है, अमोनिया से जब हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। उसके बाद वाटर से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा OH, और HF से जब हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो बनेगा फ्लोराइन F। इसके पास लोन पेयर एक है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास जो होंगे लोन पेयर होंगे, और इसके पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने एक गेन कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बेटा कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है मगर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एंड बेसिसिटी डिक्रीज, इस तरह न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो रही है, बेसिसिटी भी कम हो रही है। इसके अंदर पीरियड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड एग्जिस्ट है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे सेंट्रल एटम या जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इन ग्रुप्स। ठीक है, इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। बेटा इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो लेफ्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर जो बेसिसिटी है और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उनका क्या है, अपोज्ड ऑर्डर है, ठीक है। इधर देखो, आयोडीन, ब्रोमीन, अच्छा आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ये हो गया, ये 7वें ग्रुप के हैं बेटा, ये 7वें ग्रुप के हैं। इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। बेटा इस तरह न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा आयोडाइड की है। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है सबसे ज्यादा आयोडाइड की है, ठीक है, और ऐसे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो रहा है।
बेटा इस तरह न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है। अब देखो आगे PH3 का ज्यादा है, NH3 का कम होगा। बेटा देखो PH3 का ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, NH3 का कम है। तीसरा H2S का ज्यादा है, H2O का कम है। ये अलग अलग है, जिनका अलग पेयर है इनका अलग पेयर है। H2S और H2O को कंपेयर किया गया, तो H2S का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और H2O का क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसी का ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेटिक कम होगी। बेटा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसी का ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेटिक कम होगी। तो अब देखो इसमें आयोडीन की कम है, उसका ज्यादा है। इसमें फास्फोरस की कम है इलेक्ट्रोनेटिक, उसका ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। इसमें सल्फर की इलेक्ट्रिक कम है, उसका ज्यादा है। इसका मतलब सल्फर जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, कार्बन को जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद है R इस अल्काइल हेलाइड और सॉरी अल्काइल सल्फाइड है ये। उसके बाद है RO। अब देखो एक RS है और दूसरा है RO, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, मगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा किसका है, RS का है, क्योंकि S की इलेक्ट्रॉनिक कम है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो डिक्रीज हो रहा है, मगर जो बेसिस T है वो इस तरह इंक्रीज होगी। बेटा बेसिस T इस तरह इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब है बेसिस T सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोराइड की होगी। इंक्रीज हो रही है मतलब आयोडाइड से ये ज्यादा बेसिक है, आयोडाइड से ज्यादा ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड से ज्यादा क्लोराइड है, क्लोराइड से ज्यादा फ्लोराइड है बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है। इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का ज्यादा होगा। बेटा इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया जो है हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया जो है वो प्रोटॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, PH3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, HF की बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है H और F के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, या फ्लोराइड को हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर में बॉन्ड एनर्जी को देखा जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को देखा जाता है, बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। हाइड्रोजन के साथ आयोडीन का बॉन्ड मजबूत नहीं बनेगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोराइड का बॉन्ड मजबूत बनेगा। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर फ्लोराइड का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया का बॉन्ड ज्यादा बनेगा स्ट्रॉन्ग, मगर PH3 का इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन के साथ वाटर का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, H2S का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा। अच्छा, OR जो होता है हाइड्रोजन पर रेडिली अटैक करेगा, उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मगर जो सल्फर है, सल्फर का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्गली नहीं बनेगा। सल्फर लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, तो इसका मतलब सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा, तो ये देखो बेटा ग्रुप के अंदर इनका ट्रेंड अपोज्ड है, ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ट्रेंड है वो अपोज ट्रेंड है। ठीक है, अब आते हैं चौथी बात। ठीक है, फोर्थ बात, अगर सेंट्रल एटम सेम है, बेटा सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, सेम, बट साइज ऑफ ऑफ
attacking nucleophiles. इंक्रीजेस, जैसे उसका साइज बढ़ेगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसका साइज बढ़ेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप की वजह से, ठीक है। अब देखो ये है CH3, इधर CH3, यहां पे CH3, यहां पे O लगा हुआ। तो बेटा ये ऑक्सीजन है, न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन है, मगर उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी, और ये न्यूक्लियो कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, जो कार्बन होगा उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, और जिसकी वजह से जो कार्बन पे इसका अटैक करना बहुत मुश्किल है, मगर ये हाइड्रोजन पे इजीली अटैक कर लेगा। ये हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप है, हाइड्रोजन पर ये इजीली अटैक करेगा, मगर कार्बन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, मगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा इसका। रीजन ये कि लार्जर साइज की वजह से, बड़े साइज की वजह से, बड़े साइज की वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो, इफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम बट साइज ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा कम हो जाएगी, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, मगर बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा ग्रुप कार्बन, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम ऑक्सीजन है। उसके बाद CH3O है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, मगर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है इसके अंदर क्या है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से इसका कार्बन तक पहुंचना मुश्किल है, तो इसका कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना डिफिकल्ट बन जाएगा, मगर ये हाइड्रोजन पे इजीली अटैक करेगा। तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा बेटा, जो बेसिक कैरेक्टर होगा, इस तरह बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर है, इसका सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, इसका कम, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है बेटा, सबसे ज्यादा इसका बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसका, अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका अपोज्ड होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप है, इसका न्यूक्लियोफाइल तक पहुंचना आसान हो जाएगा बेटा। ये छोटा ग्रुप है, इस छोटे ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल तक पहुंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बेसिक कैरेक्टर इसे डिक्रीज हो रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, CH3O का ज्यादा होगा, CH3 जिसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बाद क्या होगा, CH3O। तो बेटा ये है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। जो हो रहा है ऐसे डिक्रीज, ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये था
बेटा बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी भी थी ताकि आपको पता चल जाए। अगर क्वेश्चन भी ऐसा सिंपली पूछा जाता है कि भाई जो आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी है और बेसिसिटी ज्यादा किसकी है, ठीक है, तो आपको मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी कम है। अगर बेसिसिटी ज्यादा होगी तो वो जाहिर बात हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है आयोडाइड जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। और उसके बाद अच्छा PH3 और NH3, अब H2S और H2O, इसका मतलब है या RS और RO, जो RS है, अगर RS न्यूक्लियोफाइल है, RS अटैकिंग रिएजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर OR है अटैकिंग रिएजेंट तो अटैक इस पे करेगा, ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा ज्यादातर और एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। मगर ये नहीं है, दोनों रिएक्शन साथ साथ चलते हैं फिर, क्योंकि दूसरी कंडीशंस भी होती हैं उसके अंदर, टेम्परेचर की कंडीशन भी है, सॉल्वेंट की नेचर भी होती है, अल्काइल हैलाइड की नेचर भी होती है जो उसको इफेक्ट करती है। सपोज करते हैं अल्काइल हैलाइड हम टर्शरी लेते हैं, अल्काइल हैलाइड जो हम लेते हैं वो टर्शरी लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ये है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड टर्शरी है। और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है C2H5ONA, ठीक है, इथेनॉल। तो बेटा इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है और वैसे भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा एलिमिनेशन को। रीजन उसका, रीजन ये कि इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट हो। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, कैरेक्टर दोनों है इसके अंदर, ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है। मगर रीजन के टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है क्राउडिंग की वजह से। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बीटा कार्बन जो है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बीटा कार्बन से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये और अल्कीन बना लेगा, ठीक है। फिर उसमें देखते हैं कि कौन सा स्टेबल अल्कीन बनाए, वो आगे जो हॉफमैन रूल या सेजफ रूल के मुताबिक, मगर यहाँ पे तो वो सेम ही बनेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर सपोज करते हैं यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल जाती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सपोज करते हैं इधर से हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3। और स्टेबल अल्कीन वो होगा जिसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, ज्यादा ब्रांचेस हो, इसके ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हुई है, इस पर 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। स्टेबल अल्कीन वो होगा जिसपे ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जितने ज्यादा ब्रांचेस उतना स्टेबल अल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये होगा मेजर, ठीक है। क्यों, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है जिसकी वजह से इसका पहुंचना डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, मगर अगर ये पहुंच भी जाता है तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा जो माइनर होगा, जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, इसकी जगह पे लग जाएगा OC2H5। बेटा न्यूक्लियोफाइल ये है, ये न्यूक्लियोफाइल लगेगा किसकी जगह पे, X की जगह पे, ठीक है, ईथर बन गया जो माइनर प्रोडक्ट होगा, प्लस NaX बन जाएगा,
अगर इसको रिएक्शन करवाते हैं हम सॉल्वेंट के साथ, बेटा इसका रिएक्शन करवाते हैं हम सॉल्वेंट के साथ, इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है ये, और हीट भी देंगे, इस अमल को कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। तो सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है इतना अच्छा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। बेटा जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, सपोज करते हैं वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, तो उसकी इतनी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी आयोनाइजेशन करेगा, ये पहले इसको आयोनाइज करेगा, आयोनाइज होने के बाद एक्स की जगह पे जो है वो OH लग जाएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा, ठीक है। एक्चुअली जो बुक के अंदर ये रिएक्शन बना हुआ था, बुक के अंदर आपको मैंने नोट्स भी भेज दिए, उसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, मगर एक्चुअली इसका जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो OC-5 है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो OC-5 है, इसका मतलब इसके साथ OC-5 लगना चाहिए यहाँ पे। बुक के अंदर OH लिखा हुआ था, मगर OH तब लगेगा जब वाटर यूज करेंगे हम, क्योंकि वाटर में जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH है। बेटा वाटर के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH है, अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो OC-5 होता है, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा OC-5 वाला। अच्छा, दूसरा अल्कीन भी बन जाएगा, मगर वो माइनर होगा, वो क्या होगा, माइनर होगा, माइनर अल्कीन भी बनेगा। जो माइनर बनेगा वो अल्कीन बनेगा, मगर जो मेजर बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा OC-5 होता है, और वाटर का जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH होता है। जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो समझे एक्स की जगह पे OH लग जाएगा, बेटा एक्स की जगह पे OH लगेगा, मगर ये तो अल्कोहल है यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। तो अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो OC-5 होता है, तो मतलब लगना चाहिए इधर OC-5, और प्लस में क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा जो माइनर प्रोडक्ट है। तो ये बेटा सॉल्वोलाइसिस इसको कहते हैं, सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस का जो मेजर प्रोडक्ट होगा, सॉल्वेंट कोई भी यूज करें, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा। बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होगा सॉल्वोलाइसिस का, जिसमें सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल है। बेटा सॉल्वोलाइसिस का मतलब है जिसके अंदर सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो एशियन-1 वाला होगा, याद कर लो, इसका जो मैकेनिज्म होगा एशियन-1 वाला मैकेनिज्म होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज होगा, सॉल्वेंट की मौजूदगी में क्या होगा, आयोनाइज होगा, आयंस में टूटेगा ये। अच्छा, उसके बाद केटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन जो है उसके साथ सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजर देगा, और माइनर में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए तो अलग बात है, मगर माइनर बनेगा। और यहाँ पे ये जो OC-5 है बेटा इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। अल्कोहल ये खुद अल्कोहल है, क्योंकि O और H का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे O और Na का जो बॉन्ड है, O और Na का बॉन्ड, ये जो Na का वाला बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाता है। ये आयन कंपाउंड है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बेटा नहीं है, ठीक है। जिससे OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और मगर वाटर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। अगर इसके हम सॉल्वोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस करते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, वाटर के साथ ये मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा हाइड्रोलाइसिस का, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, बीआर की जगह पे OH लग जाएगा। अच्छा, तो ये थे रिएक्शंस इसके अंदर। अब आते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बेटा ग्रिग्नर रिएजेंट जो है, सॉरी, जो अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अब रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। तो बेटा अल्काइल हैलाइड कौन से मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है? अल्काइल जो हैलाइड है कौन से मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। देखो पहले आता है वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, अल्काइल हैलाइड react with sodium metal in the presence of anhydrous ether या ड्राई ईथर। टू प्रोड्यूस अल्केन। टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल अल्केन। बेटा सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। ठीक है, अब देखो मिथाइल आयोडाइड है, दो मॉलिक्यूल प्लस सोडियम मेटल, मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम मेटल। मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर। यहां पे मॉइस्ट ईथर नहीं लेंगे हम बेटा, अगर मॉइस्ट ईथर होगा तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, हम लेंगे ड्राई ईथर, एनहाइड्रस ईथर। तो आयोडीन मिलेगा सोडियम के साथ, आयोडाइड जो आयन है वो मिलेगा सोडियम के साथ, और दो मिथाइल के मॉलिक्यूल जो होंगे ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और जो इसका मैकेनिज्म होगा वो बेटा फ्री रेडिकल वाला होगा। मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं इसके अंदर। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, दो मिथाइल के फ्री रेडिकल बनेंगे, आपस में कंबाइन होकर इथेन बना लेंगे, अल्केन बन गया, और प्लस में सोडियम आयोडाइड बनेगा।
इससे देखो मिथाइल हाइड्रेट से इथेन बन गया। अब देखो इथाइल हाइड्रेट से ब्यूटेन मिलेगा आपको, इथाइल हाइड्रेट से आपको मिलेगा ब्यूटेन। देखो इथाइल हाइड्रेट ले लो प्लस सोडियम मेटल, ये दूसरा इथाइल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब आयोडीन और सोडियम आपस में मिलेंगे, इथाइल और इथाइल आपस में मिलकर ब्यूटेन बना लेंगे। बेटा इथाइल और इथाइल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि इथाइल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, इथाइल के जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ब्यूटेन बना लेंगे और प्लस में सोडियम आयोडाइड। अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल, ये आपस में मिल जाएंगे, R और R आपस में कंबाइन हो जाएंगे, अल्केन बन गया और प्लस NaX बन गया। तो अल्काइल हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रीएक्शन क्या होगा? बेटा अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, अल्काइल क्लोराइड से, ठीक है, और उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। अल्काइल आयोडाइड जैसे देखो इसमें भी मिथाइल आयोडाइड लिया, इथाइल आयोडाइड लिया हमने, तो अल्काइल आयोडाइड जो वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अल्काइल कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जितने बॉन्ड की ब्रेकिंग जल्दी होगी, बॉन्ड जी लेस है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, इसलिए अल्काइल जो आयोडाइड है वो मोर रिएक्टिव है। किसके साथ? वर्ड रिएक्शन के अंदर भी। देन इथाइल अल्काइल ब्रोमाइड है। अच्छा, दूसरा होता है वर्ड स्टिक रिएक्शन। बेटा वर्ड स्टिक रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स की होगी। बेटा अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। सबको कहते हैं इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बना सकते हैं इस रिएक्शन से हम। अब देखो हमने लिया है ब्रोमोबेंजीन प्लस सोडियम मेटल प्लस लिया है इथाइल ब्रोमाइड, बेटा ब्रोमोबेंजीन लिया, सोडियम मेटल लिया हमने, और दूसरा क्या लिया है? इथाइल ब्रोमाइड। तो जो Br होगा वो Na के साथ मिल जाएगा, जो Br है वो Na के साथ मिलेगा, बना लेगा 2NaBr। क्या बना लेगा? 2NaBr, और बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ये। बेटा अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बनाइए।
इथाइल ग्रुप लग गया, इथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, इथाइल जो ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर लग गया, तो बन गया इथाइल बेंजीन। अच्छा, नंबर, ये सेकंड हो गया। नंबर थर्ड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with zinc in presence of aqueous acid. एक्वस एसिड की मौजूदगी में बेटा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन बन जाएगा, बनेगा अल्कीन। देखो अल्काइल हैलाइड प्लस जिंक प्लस एक्वस एसिड, ये बेटा एक्वस एसिड है, ठीक है, ये एक्वस एसिड है, जैसे ACl HBr होता है एसिड। एसिड है ये एक्वस सॉल्यूशन। अब R मिलेगा H के साथ, RH अल्कीन बन जाएगा, और जो जिंक मिलेगा दोनों X के साथ मिल जाएगा और ZnH2 बना लेगा। अब देखें, मिथाइल आयोडाइड प्लस जिंक प्लस HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, बेटा हाइड्रोआयोडिक एसिड है ये एक्वस। अब क्या होगा, जो मिथाइल होगा H के साथ मिलेगा, ये जो मिथाइल है H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, मीथेन बना लेगा, प्लस ZnI2 बन जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड प्लस जिंक प्लस HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब जो इथाइल ग्रुप होगा मिलेगा H के साथ, इथेन बना लेगा, अल्केन बन गया, और प्लस में बन गया ZnBr, जिंक ब्रोमाइड बन गया। अब आते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड Mg मेटल, मैग्नीशियम मेटल। बेटा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है, और इस रिएजेंट को हम कहते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बनाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको कहते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट।
विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था 1900 के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको इसका नाम पड़ गया उसी के नाम के हिसाब से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था 1900 के अंदर, और इस पर नोबेल प्राइज भी मिला था 1912 के अंदर। विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन के ऊपर 1912 के अंदर, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ, और बना रहा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखो, मिथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पे मॉइस्ट ईथर नहीं लेंगे, अल्कोहल वाला ईथर भी नहीं यूज करेंगे, ड्राई ईथर या प्योर ईथर यूज करेंगे हम, और बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, अब आते हैं इसकी रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ Mg अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा अल्काइल आयोडाइड होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और जल्दी इसके साथ Mg के साथ रिएक्ट कर लेगा ये। देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड। तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी है अल्काइल आयोडाइड की। जो अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन के अंदर, जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है उसकी फॉर्मेशन के अंदर। तो देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Mg के साथ और बनाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? Mg के साथ, और बना रहा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्काइल होगा, मैग्नीशियम होगा और हैलाइड होगा। इथाइल ब्रोमाइड प्लस Mg मेटल ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर, और बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बनेगा बेटा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसकी जो रिएक्टिविटी है is due to polarity of के कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। बेटा कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड या अल्काइल और मैग्नीशियम का बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है,
इसके ऊपर नेगेटिव होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर नेगेटिव आएगी, क्योंकि Mg की इलेक्ट्रॉनिक कम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक है 1.2 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5, तो ये बॉन्ड पोलर होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके अंदर अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके अंदर जो आर है वो न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली रिएक्शन हिस्सा ही आर लेता है, ये न्यूक्लियोफाइल बेटा, इसके अंदर जो आर है ये न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्ट करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो कल इसके रिएक्शंस पढ़ लेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कल पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस।